Hello, everyone. Welcome back to Study with Soumya. I hope you are doing absolutely great and your CS executive preparation is going really well. This is part 4 of our copyright law series under CS Executive ECIPL. In the previous lecture, we completed sections 22 to 29, where we discussed the terms of copyright for different kinds of works. We also learned a very easy trick to remember all the different time periods without getting confused. Now, in today's lecture, we are moving ahead to another very important and practical topic, that is Section 18, Assignment of Copyright. Many students get confused between assignment and license, but don't worry. In this lecture, we'll understand the entire concept in the simplest possible way with practical examples, real life scenarios, and exam oriented points. So keep your study material ready and let's begin. सेक्शन 18 असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट। ये टॉपिक सिर्फ सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम्स के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि रियल लाइफ में भी बहुत यूज़ होता है। आज मूवीज, सॉन्ग्स, बुक्स, सॉफ्टवेयर, यूट्यूब वीडियोस, ऑनलाइन कोर्सेज, हर जगह कॉपीराइट असाइनमेंट होते हैं। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? असाइनमेंट मीन्स कॉपीराइट का ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देना। दैट इज़, जो पर्सन कॉपीराइट का ओनर है वो अपना कॉपीराइट किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकता है। बस इसी प्रोसेस को असाइनमेंट कहते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। लेट्स से आपने एक बुक लिखी और आप उस बुक के कॉपीराइट ओनर हो। एक पब्लिशर आता है और कहता है कि मैं इस बुक को पब्लिश करूँगा, आप मुझे इसका कॉपीराइट असाइन कर दो। अगर आप अग्री कर देते हो तो कॉपीराइट ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। इसी को असाइनमेंट कहते हैं। The owner of the copyright in an existing work or the prospective owner of the copyright in a future work may assign the copyright to any person. अब इस लाइन को छोटे छोटे पार्ट्स में समझते हैं। एग्जिस्टिंग वर्क का मतलब जो वर्क ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, ऑलरेडी रिटन बुक, ऑलरेडी कंपोज सॉन्ग, ऑलरेडी क्रिएटेड लोगो, ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर, इन सब का असाइनमेंट इमीडिएटली हो सकता है। फ्यूचर वर्क, अब मान लो बुक अभी लिखी नहीं गई, मूवी की स्क्रिप्ट अभी रेडी नहीं हुई, सॉन्ग अभी कंपोज नहीं हुआ, क्या फ्यूचर वर्क का असाइनमेंट हो सकता है? सरप्राइजिंगली यस, लॉ फ्यूचर वर्क का भी असाइनमेंट अलाउ करता है। लेट्स से मान लो एक पब्लिशर ऑथर से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि जो भी आप नॉवल नेक्स्ट लिखोगे उसका कॉपीराइट मुझे असाइन कर देना। नॉवल अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, फिर भी अग्रीमेंट वैलिड हो सकता है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, फ्यूचर वर्क का असाइनमेंट तभी इफ़ेक्टिव होगा जब वर्क एक्चुअली एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। दैट मीन्स अग्रीमेंट आज हो सकता है, लेकिन कॉपीराइट ट्रांसफ़र तब होगा जब वर्क क्रिएट होगा। सो लेट्स से मैंने एक पब्लिशर के साथ अग्रीमेंट साइन किया कि मैं नेक्स्ट ईयर जो बुक लिखूंगी उसका कॉपीराइट आपको असाइन कर दूंगी। बुक अभी लिखी ही नहीं है, तो क्या पब्लिशर आज ही ओनर बन गया? ऑफ कोर्स नॉट। जब बुक कंप्लीट होगी तब असाइनमेंट इफेक्टिव होगा। होल और पार्शियल असाइनमेंट, लॉ एक और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। कॉपीराइट पूरा भी असाइन हो सकता है या सिर्फ उसका कुछ पार्ट। लेट्स से एक ऑथर के पास बुक का कॉपीराइट है, वो इंग्लिश पब्लिशिंग राइट्स एक कंपनी को दे सकता है और हिंदी पब्लिशिंग राइट्स अपने पास रख सकता है। ये पार्शियल असाइनमेंट है। जनरल और सब्जेक्ट टू लिमिटेशंस, असाइनमेंट अनलिमिटेड भी हो सकता है या कंडीशंस के साथ भी। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ इंडिया के राइट्स, सिर्फ ऑनलाइन पब्लिशिंग राइट्स, या सिर्फ 5 साल के लिए कोई राइट्स दिए, ये सब पॉसिबल है। होल टर्म और पार्ट ऑफ टर्म, कॉपीराइट का असाइनमेंट इंटायर कॉपीराइट पीरियड के लिए भी हो सकता है या लिमिटेड पीरियड के भी। फॉर एग्जाम्पल पब्लिशर को राइट्स सिर्फ 10 ईयर्स के लिए दिए, उसके बाद राइट्स ऑथर के पास वापस। अब सेक्शन 18 का एक बहुत इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट कि लॉ फ्यूचर टेक्नोलॉजी को भी प्रोटेक्ट करता है। लॉ कहता है अगर असाइनमेंट के टाइम कोई मीडियम एग्जिस्ट ही नहीं करता या कमर्शियली यूज़ नहीं होता था तो असाइनमेंट ऑटोमेटिकली उस मीडियम पर अप्लाई नहीं होगा जब तक अग्रीमेंट में स्पेसिफिकली मेंशन ना हो। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मान लो 1995 में एक सॉन्ग असाइन हुआ,
उस टाइम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स या म्यूज़िक स्ट्रीमिंग ऐप्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। अब 2026 में कोई बोले स्ट्रीमिंग राइट्स भी तो असाइनमेंट में आ गए। ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर अग्रीमेंट में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो ऑटोमेटिकली इंक्लूड नहीं होंगे। ये क्रिएटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐड किया गया है। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, ऑथर्स रॉयल्टी, सिनेमाटोग्राफ फिल्म्स। अगर किसी लिटरेरी या म्यूजिकल वर्क को मूवी में यूज़ किया गया तो ऑथर अपना रॉयल्टी रिसीव करने का राइट कंप्लीटली वेव या असाइन नहीं कर सकता। लेट्स अंडरस्टैंड इट सिंपली। ऑथर अपना कॉपीराइट असाइन कर सकता है, लेकिन रॉयल्टी रिसीव करने का बेसिक राइट उससे कंप्लीटली छीना नहीं जा सकता। और अगर कोई अग्रीमेंट ऐसा करता है तो लॉ कहता है कि वो अग्रीमेंट वॉइड होगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मान लो एक लिरिसिस्ट ने मूवी के लिए सॉन्ग लिखा। प्रोड्यूसर कहता है कि आप एक बार 50,000 ले लो, फ्यूचर में कभी मेरे से रॉयल्टी मत मांगना। अगर अग्रीमेंट में ऐसा क्लॉज है तो लॉ बोलेगा ये क्लॉज वैलिड नहीं है, ऑथर का रॉयल्टी का राइट प्रोटेक्टेड रहेगा। बट देयर इज एन एक्सेप्शन। ये रॉयल्टी का राइट ऑथर अपनी लीगल हेयर को ट्रांसफ़र कर सकता है या कॉपीराइट सोसाइटी को कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दे सकता है। एग्जैक्टली सेम प्रोटेक्शन साउंड रिकॉर्डिंग के लिए और म्यूजिकल ऑथर्स को भी दी गई है। अगर वर्क मूवी का पार्ट नहीं है तब भी ऑथर का रॉयल्टी राइट प्रोटेक्टेड रहेगा, वो उसे कंप्लीटली वेव नहीं कर सकता। Now let's understand a last point, legal representative. मान लो फ्यूचर वर्क असाइन हुआ, लेकिन वर्क क्रिएट होने से पहले ही असाइनी की डेथ हो गई। अब क्या असाइनमेंट खत्म हो जाएगा? नहीं। लॉ कहता है कि असाइनी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसकी प्लेस ले लेंगे। लेट्स से कोई पब्लिशर ने फ्यूचर नॉवेल का असाइनमेंट लिया, बुक कंप्लीट होने से पहले पब्लिशर की डेथ हो गई। अब पब्लिशर की कंपनी या लीगल हेयर असाइनमेंट का बेनिफिट रिसीव कर सकते हैं। बट वाई हैज़ लॉ मेड दीज रूल्स? अब सोचो, अगर ऑथर्स को रॉयल्टी का प्रोटेक्शन ना दिया जाए तो बड़े प्रोड्यूसर्स और कंपनीज उनसे अनफेयर अग्रीमेंट साइन करवा सकते हैं। इसलिए लॉ बैलेंस मेंटेन करता है कि बिजनेस भी चले और क्रिएटर्स का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्टेड रहे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट विद अ केस लॉ, वीडियो मास्टर वर्सेस निशी प्रोडक्शन, बॉम्बे हाई कोर्ट। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ पढ़ने वाले हैं जो सेक्शन 18 को प्रैक्टिकली समझने में हेल्प करेगा। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। अगर किसी पर्सन को वीडियो राइट्स असाइन कर दिए गए हैं तो क्या उसके पास सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे? आप लोग बोलोगे हाँ, वीडियो राइट्स मिल गए मतलब सब राइट्स मिल गए, लेकिन कोर्ट ने कहा नो। लेट्स अंडरस्टैंड द फैक्ट्स ऑफ द केस। मान लो एक प्रोड्यूसर ने एक मूवी बनाई, उस मूवी के बहुत सारे अलग अलग कमर्शियल राइट्स होते हैं, लाइक थिएटर राइट्स, टीवी राइट्स, सैटेलाइट राइट्स, ओटीटी राइट्स, वीडियो राइट्स, म्यूजिक राइट्स। अब प्रोड्यूसर ने सिर्फ वीडियो राइट्स से कंपनी को असाइन कर दिए। बाद में वो कंपनी बोली अब हम सैटेलाइट टीवी पर भी मूवी दिखा सकते हैं। क्वेश्चन था क्या ये अलाउड है? कोर्ट का डिसीजन। कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दिया। कोर्ट ने कहा कि मूवी के डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन अलग अलग कॉपीराइट राइट्स होते हैं। हर राइट इंडिपेंडेंट है, दैट इज वीडियो राइट अलग है, सैटेलाइट राइट अलग है, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग राइट अलग है, और हर राइट को सेपरेटली असाइन किया जा सकता है। सिंपली अगर अग्रीमेंट में सिर्फ वीडियो राइट्स लिखे हैं तो उसका मतलब है सिर्फ वीडियो राइट्स। उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सैटेलाइट राइट्स भी मिल गए। सैटेलाइट राइट्स तभी मिलेंगे जब अग्रीमेंट में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक प्रोड्यूसर ने नेटफ्लिक्स को सिर्फ ओटीटी राइट्स दिए। क्या नेटफ्लिक्स ऑटोमेटिकली टीवी चैनल पर मूवी टेलीकास्ट कर सकता है? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि टीवी ब्रॉडकास्टिंग और ओटीटी राइट्स अलग अलग राइट्स हैं। एग्जैक्टली इसी प्रिंसिपल को कोर्ट ने इस केस में एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट इज सेक्शन 19, मोड्स ऑफ असाइनमेंट। अब तक हमने सेक्शन 18 में पढ़ा था कि कॉपीराइट का असाइनमेंट हो सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या सिर्फ बोल देने से असाइनमेंट वैलिड हो जाएगा? मान लो ऑथर ने पब्लिशर से कहा
ठीक है, मैं अपनी बुक का कॉपीराइट तुम्हें दे देता हूँ। बस इतनी बात कह दी, क्या असाइनमेंट कंप्लीट हो गया? ऑफ कोर्स नॉट। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है सेक्शन 19, जो बताता है कि असाइनमेंट किस तरह, दैट इज़ किस मोड से किया जाएगा। असाइनमेंट वैलिड होने के लिए लॉ ने कुछ मैंडेटरी कंडीशंस दी हैं। फर्स्ट कंडीशन, असाइनमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। असाइनमेंट रिटन फॉर्म में होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओरल अग्रीमेंट सफिशेंट नहीं है अगर असाइनमेंट राइटिंग में नहीं है, तो फ्यूचर में बहुत डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, विच इज़ वाई लॉ सेज दैट रिटन अग्रीमेंट इज़ कंपल्सरी। सेकेंड कंडीशन, इट मस्ट बी साइंड बाय द असाइनर। अब सिर्फ राइटिंग भी काफ़ी नहीं है, अग्रीमेंट पर किसकी सिग्नेचर होनी चाहिए? असाइनर की। और असाइनर कौन होता है? जो कॉपीराइट ट्रांसफ़र कर रहा है या उसका ड्यूली ऑथराइज एजेंट। लेट्स से मिस्टर ए एक ऑथर है, उन्होंने अपनी बुक का कॉपीराइट पब्लिशर को असाइन किया। अग्रीमेंट लिखा गया, लेकिन मिस्टर ए ने साइन ही नहीं किया। क्या असाइनमेंट वैलिड होगा? ऑफ कोर्स नॉट, सिग्नेचर इज मैंडेटरी। थर्ड कंडीशन, वर्क क्लियरली आइडेंटिफाई होना चाहिए। अग्रीमेंट में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि कौन सा वर्क असाइन हो रहा है। सिर्फ इतना लिख देना कि मैंने अपना कॉपीराइट ट्रांसफ़र करा इनफ नहीं है। लॉ कहता है कि आपको बुक का नाम, सॉन्ग का नाम, सॉफ्टवेयर का नाम या जो भी वर्क है वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई हो। बट वाई? अब सोचो, एक ऑथर ने 15 बुक्स लिखी हैं, अग्रीमेंट में नाम ही नहीं लिखा। कल डिस्प्यूट हुआ तो कौन सी बुक असाइन हुई थी? कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए आइडेंटिफिकेशन इज कंपल्सरी। फोर्थ कंडीशन, राइट्स असाइंड मस्ट बी स्पेसिफाइड। अग्रीमेंट में ये भी लिखना ज़रूरी है कि कौन से राइट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटिंग राइट्स, ट्रांसलेशन राइट्स, डिजिटल राइट्स, फिल्म राइट्स या कंप्लीट कॉपीराइट, सब क्लियरली मेंशन होना चाहिए। फिफ्थ कंडीशन, ड्यूरेशन। असाइनमेंट कितने टाइम के लिए है? 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, इंटायर कॉपीराइट पीरियड, ये भी अग्रीमेंट में लिखना इम्पॉर्टेंट है। सिक्स्थ कंडीशन, टेरिटोरियल एक्सटेंट, दैट इज असाइनमेंट किस एरिया के लिए वैलिड होगा? ओनली इंडिया, वर्ल्ड वाइड, ओनली एशिया, ये भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक ऑथर ने इंडिया के लिए राइट्स असाइन किए, पब्लिशर बाद में यूएसए में भी बुक बेचने लगा। अगर अग्रीमेंट सिर्फ इंडिया का था तो पब्लिशर गलत था। सेवेंथ कंडीशन, रॉयल्टी एंड कंसिडरेशन। अग्रीमेंट में क्लियरली मेंशन होना चाहिए ऑथर को कितनी रॉयल्टी मिलेगी या कितना पेमेंट मिलेगा, और अगर ऑथर की डेथ हो जाए तो उसके लीगल हेयर को क्या पेमेंट मिलेगा। लॉ ट्रांसपेरेंसी चाहता है। एट्थ कंडीशन, रिविजन, एक्सटेंशन एंड टर्मिनेशन। अग्रीमेंट में ये भी डिसाइड हो सकता है कि फ्यूचर में अग्रीमेंट रिवाइज होगा या नहीं, एक्सटेंड होगा या नहीं, टर्मिनेट कब होगा, सब म्यूचुअली डिसाइड किया जा सकता है। वन इम्पॉर्टेंट रूल, राइट्स नॉट एक्सरसाइज्ड विद इन 1 ईयर। अगर असाइनी ने असाइनमेंट के बाद 1 साल तक राइट्स यूज़ ही नहीं करे तो क्या होगा? असाइनमेंट लैप्स हो जाएगा, दैट इज़ ऑटोमेटिकली ख़त्म माना जाएगा। लेकिन अग्रीमेंट में अगर कुछ और लिखा है तो वही अप्लाई होगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। पब्लिशर ने नॉवल के राइट्स ले लिए, 1 साल तक ना पब्लिश करी ना यूज़ करी, तो लॉ बोलता है कि असाइनमेंट लैप्स हो सकता है, ऑथर अननेसेसरली अपना कॉपीराइट राइट लूज़ नहीं करेगा। अगर ऑथर किसी कॉपीराइट सोसाइटी का मेंबर है और उसने कुछ राइट्स पहले ही सोसाइटी को दे दिए हैं, तो वो सेम राइट्स किसी और को असाइन नहीं कर सकता। अगर करेगा तो असाइनमेंट वॉइड होगा। वाई? क्योंकि एक ही राइट 2 लोगों को नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट इज सिनेमाटोग्राफ फिल्म रूल। ये पॉइंट हम सेक्शन 18 में भी पढ़ चुके हैं। सेक्शन 19 फिर से ऑथर को प्रोटेक्शन देता है। अगर लिटरेरी या म्यूजिकल वर्क मूवी में यूज़ हुआ है तो असाइनमेंट होने के बाद भी ऑथर का रॉयल्टी रिसीव करने का राइट प्रोटेक्टेड रहेगा। मूवी सिनेमा हॉल के अलावा किसी और फॉर्म में एक्सप्लॉइट होगी तो ऑथर को इक्वल शेयर की रॉयल्टी मिलेगी। लॉ ऑथर के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। Next we have is a case law, K.A. Venugopala Sethi versus Dr. Suryakant V. Kamath.
अब हम एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ पढ़ने वाले हैं जो सेक्शन 19 मोड ऑफ असाइनमेंट को प्रैक्टिकली समझाता है। इस केस का प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, ओरल असाइनमेंट इज इनवैलिड। बस एक ये लाइन याद रख ली तो आधा केस याद हो जाएगा। मान लो एक ऑथर ने बोला कि मैं अपनी बुक का कॉपीराइट तुम्हें दे रहा हूँ। ये बात सिर्फ मुंह से बोली गई, कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं हुआ, कोई सिग्नेचर नहीं था और बाद में डिस्प्यूट हो गया। अब जिस पर्सन ने कॉपीराइट लिया था उसने कोर्ट में कहा कि ऑथर ने मुझे ओरली कॉपीराइट असाइन किया था। अब क्वेश्चन था कि क्या सिर्फ बोल देने से कॉपीराइट का असाइनमेंट वैलिड हो जाएगा। कोर्ट ने क्लियरली कहा नो। सेक्शन 19 इज़ वेरी क्लियर, असाइनमेंट तभी वैलिड होगा जब वो 8 कंडीशंस फॉलो होंगी। कॉपीराइट कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये एक वैल्यूएबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इसलिए लॉ इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को सिर्फ बोल देने से ट्रांसफ़र होने की परमिशन नहीं देता। लॉ प्रूफ मांगता है और प्रूफ क्या है? रिटन अग्रीमेंट। नेक्स्ट इज सेक्शन 19A डिस्प्यूट्स विद रिस्पेक्ट टू असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट। अब तक हमने दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़े, सेक्शन 18 असाइनमेंट, सेक्शन 19 मोड। अब मान लो असाइनमेंट तो वैलिड हो गया, लेकिन बाद में दोनों पार्टीज के बीच डिस्प्यूट हो गया, या जिस पर्सन को कॉपीराइट दिया था दैट इज असाइनी, उसने उस कॉपीराइट का यूज ही नहीं करा। तब क्या होगा? क्या ऑथर कुछ कर सकता है? इसी सिचुएशन का आंसर देता है सेक्शन 19A। ये सेक्शन बताता है कि असाइनमेंट के बाद डिस्प्यूट हो जाए तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। फर्स्ट सिचुएशन, असाइनी डज नॉट यूज द कॉपीराइट। अगर असाइनी को कॉपीराइट दे दिया लेकिन वो उस कॉपीराइट का प्रॉपर यूज ही नहीं करता और उसकी वजह असाइनर नहीं है, तो असाइनर कोर्ट के पास जा सकता है। सबसे पहले टर्म समझते हैं। असाइनर कौन हुआ? जो कॉपीराइट ट्रांसफ़र करता है। असाइनी जिसे कॉपीराइट मिलता है। लेट्स से एक ऑथर ने अपनी नॉवल का कॉपीराइट पब्लिशर को असाइन कर दिया। पब्लिशर ने प्रॉमिस किया था कि मैं इस बुक को पब्लिश करूंगा, लेकिन 2 to 3 इयर्स तक उसने बुक को पब्लिश नहीं करा, ना मार्केट में लॉन्च करा, ना प्रमोट करा। बुक्स बस फाइल में पड़ी रही। अब ऑथर को नुकसान हो रहा है तो क्या ऑथर चुप रहेगा? नहीं, लॉ उसको प्रोटेक्शन देता है। व्हाट कैन द कोर्ट डू? अगर असाइनी की गलती है और फेलियर ऑथर की वजह से नहीं हुआ तो कमर्शियल कोर्ट असाइनमेंट को रिवोक दैट इज कैंसिल कर सकती है। दैट मीन्स कॉपीराइट वापस ऑथर के पास आ सकता है। वाई हैज़ द लॉ मेड दिस रूल? अब सोचो, अगर कोई पब्लिशर सिर्फ कॉपीराइट लेकर बैठ जाए और कभी उसे यूज़ ही ना करे तो ऑथर का वर्क सोसाइटी तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए लॉ ऑथर को प्रोटेक्शन देता है। सेकेंड सिचुएशन, एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग असाइनमेंट। अगर असाइनमेंट को लेकर कोई भी डिस्प्यूट होता है, जैसे रॉयल्टी का, पेमेंट का, अग्रीमेंट का या राइट्स का, तो अग्रीव्ड पार्टी कमर्शियल कोर्ट के पास कंप्लेंट कर सकती है। कमर्शियल कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट इंक्वायरी करेगी, फैक्ट्स देखेगी और उसके बाद जो ऑर्डर प्रॉपर लगेगा वो पास करेगी। कोर्ट रॉयल्टी रिकवर करने का ऑर्डर भी दे सकता है। कमर्शियल कोर्ट का मतलब होता है कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 के अंदर बनी हुई कमर्शियल कोर्ट या हाई कोर्ट की कमर्शियल डिवीजन। एग्जाम के लिए बस इतना याद रखना है, डिटेल डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, कोर्ट हर केस में असाइनमेंट कैंसिल नहीं करेगी। कोर्ट पहले चेक करेगा कि क्या असाइनमेंट की टर्म्स हैं, ऑथर के लिए बहुत हार्श या अनफेयर तो नहीं है। अगर कोर्ट को लगेगा कि असाइनमेंट अनफेयर है, स्पेशली जब असाइनर ही ऑथर है, तब कोर्ट असाइनमेंट रिवोक कर सकती है। लेट्स से एक न्यू ऑथर को कंपनी ने फोर्स किया कि 5000 में लाइफ टाइम के लिए सारे कॉपीराइट दे दो और फ्यूचर में कभी रॉयल्टी भी नहीं मिलेगी। कोर्ट बोलेगा कि ये अनफेयर अग्रीमेंट हो सकता है, ऑथर को प्रोटेक्शन मिलेगा। अब मान लो कोई पेंडिंग केस है, दैट इज कोर्ट में केस चल रहा है, फाइनल डिसीजन अभी आया नहीं है, तो क्या होगा? लॉ कहता है कि कमर्शियल कोर्ट टेम्परेरी ऑर्डर्स भी पास कर सकता है, जैसे रॉयल्टी का पेमेंट या अग्रीमेंट को टेम्परेरीली कैसे फॉलो करना है। दैट इज जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता, कोर्ट इंटरिम अरेंजमेंट कर सकता है।
नेक्स्ट वी हैव इज 5 year रूल। असाइनमेंट को रिवोक करने का ऑर्डर असाइनमेंट की डेट से 5 years के अंदर नहीं दिया जा सकता। दैट इज कोर्ट जनरली असाइनमेंट को इमीडिएटली कैंसिल नहीं करेगी, लॉ पार्टीज को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देता है। दैट इज 5 years इक्वल्स नो रेवोकेशन, बस ये लाइन याद रखो। नेक्स्ट इज 6 month रूल। एक लास्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट को ट्राई करना चाहिए कि कंप्लेंट रिसीव होने के बाद 6 months के अंदर फाइनल ऑर्डर पास कर दे। अगर डिले होता है तो कोर्ट को उसका रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये स्पीडी जस्टिस के लिए प्रोविजन है। So, with this, we have successfully completed another very important and practical topic of Copyright Act, that is assignment, mode of assignment, and disputes. I hope this lecture made this topic much easier than it looks in the book. If it did, don't forget to like this video, share it with your CS executive friends, and subscribe to the channel and press the bell icon because we are covering the complete ECIPL syllabus section by section in the simplest language. If you have any doubts, drop them in the comments below. If you're looking for complete CS executive classes, mentorship, or guidance, simply comment hi. In the next lecture, we'll continue with another important topic of Copyright Act, so don't miss it. Till then, keep learning, keep revising, and happy studying.